जस्ट इमेजिन अगर कोई ऑफेंडर किसी कंट्री में ऑफेंस करने के बाद वहां की बाउंड्रीज क्रॉस कर ले और कभी उसे दोबारा उस ऑफेंस के लिए सजा ही ना हो। अगर लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन ना होता तो सिचुएशन कुछ ऐसे ही होती। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश नागपाल। वेलकम बैक टू ज्यूरिस लीगल चेंबर्स। एंड आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन की जरूरत क्या होती है, एक्स्ट्राडिशन किस तरीके से इंडिया में ऑपरेट करता है और क्या क्या फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स होते हैं एक्स्ट्राडिशन के। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड केस लॉज। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो अगले 10 मिनट में आपको एक्स्ट्राडिशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। Extradition is delivery of the accused to the state on which he is alleged to have committed the crime by the state on which the alleged criminal happens to be for the time being. So मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। अगर X ने इंडिया में मर्डर किया, मर्डर इज पनिशेबल बाय सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। अगर X ने इंडिया में मर्डर किया और वो मर्डर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया किसी तरीके से भाग गया, सो एक्स्ट्राडिशन इज द प्रोसेस बाय विच उसे ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया में डिपोर्ट किया जाएगा एंड एक्स विल फेस ट्रायल एंड विल बी सेंटेंस्ड इन इंडिया ओनली। सेकेंड पॉइंट इज नीड ऑफ एक्स्ट्राडिशन लॉज। सो बेसिकली वी ऑल नो दैट क्राइम इज टर्निंग इंटरनेशनल नाउअडेज। Criminals frequently cross the borders in order to escape the prosecution. So in the best interest of the state, they have decided to fight the criminals to fight a battle in an international manner. So no place, no state would become a safe harbor for these criminals. Well, in their mutual interest, the countries ensure that a criminal which has committed a crime in one country is sent back to that country in order to face the prosecution. But a very important question here is why to do this? मतलब X को अगर ऑस्ट्रेलिया में भी ट्राई करोगे तो वहां पे पनिशमेंट दे दो। आफ्टर ऑल मर्डर जो है अंडर सेक्शन 18 ऑफ क्राइम्स एक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी पनिशेबल है। सो व्हाई नॉट ट्राई हिम ओवर देयर? यहां लाने की क्या जरूरत है? वेल वी डू दिस बिकॉज जिस कंट्री में जिस प्लेस पे क्राइम कमिट हुआ होता है वहीं के कोर्ट में उसका ट्रायल होता है। एज वी लॉयर्स कॉल इट jurisdictional courts. So this is even being mentioned under section 2 to 4 of IPC and chapter 8 of CRPC. Moving on to a third point, extradition laws in India. In India, extradition of a fugitive from India to a foreign country or the other way around is governed by Extradition Act 1962. So basically currently India is having extradition treaty with 43 countries and extradition arrangement with 11 countries. इन सारी ही countries की लिस्ट नीचे आपको description box में मिल जाएगी। But what is extradition treaty? Section 2D of the Extradition Act 1962 states that any treaty, agreement or arrangement with a foreign state relating to extradition of a fugitive criminal is known as extradition treaty. So in simple words, it is a contract between two nations where they decide किस इंसान को कब डिपोर्ट करना है, कब दूसरी कंट्री में भेजना है जब उसने कोई ऑफेंस करा होगा। So what are the contents of these extradition treaty? Generally, there are 4 types of contents. First, types of offenses on which extradition could be made. Second, the necessities or the obligations that country has to make before making extradition. Third, format in which extradition request is to be made. That includes the documents and the proof of crime. And lastly, अगर कोई भी स्पेशल कंडीशन जिस पे दोनों कंट्रीज, दोनों नेशंस अग्री करेंगे उसे मेंशन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जनरली कंटेन्स। ऑन द अदर हैंड, एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स आर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंसेस, स्पेसिफिक ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का 11 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स हुआ पड़ा है, जिसमें से 2 कंट्रीज इटली और क्रोएशिया भी है। इटली और क्रोएशिया में एक्स्ट्राडिशन सिर्फ तब बाइंडिंग होगा जब ऑफेंस इज रिलेटेड टू इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में से होगा, अदरवाइज ये बाइंडिंग नहीं होगा। बट इवन इन एब्सेंस ऑफ एनी सच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट, extradition can be made successful.
extradition request can be permitted on the promise of reciprocity. अगर कोई कंट्री एक्स्ट्रेडिशन के लिए अलाउ करती है, बदले में उन्हें ये अश्योरेंस चाहिए होती है कि आगे अगर कभी उन्हें उनकी स्टेट में कोई क्राइम करेगा और बाकी आपकी स्टेट में आएगा तो आप भी उसे बदले में हमारे पास वापस डिलीवर करोगे. सो मूविंग ऑन टुवर्ड द लास्ट पार्ट विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, फंडामेंटल्स ऑफ लॉ ऑफ एक्स्ट्रेडिशन. दे आर टोटल 7 प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे कोई भी एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है. फर्स्ट वन इज ऑफेंस शुड बी एन एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस. बेसिकली जो भी ऑफेंस कोई सीरियस नेचर के होंगे सिर्फ उन्हें ही एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस माना जाता है. एनी ऑफेंस विच इज अ ट्रिवियल मिसडेमिनर और अ पेटी ऑफेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यूएस और इंडिया के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई पड़ी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 1 साल से ज्यादा की है विल बी कंसिडर्ड एज एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस. सेकेंड इज रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी. अभी मैंने आपको रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी बताया था. जब भी कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, सो वो इस प्रॉमिस पे, इस एश्योरेंस पे एक्सेप्ट करती है कि आगे अगर कभी वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजेगी तो वो दूसरी कंट्री भी उसे एक्सेप्ट कर देगी. थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी. Wherever a fugitive is alleged to have committed a specific offense, such kind of offense should be an offense in both the countries, requesting country and the requested country. दोनों ही स्टेट में अगर वो ऑफेंस होगा तभी एक्स्ट्रेडिशन अलाउड हो सकता है, अदरवाइज एक्स्ट्रेडिशन अलाउड नहीं होगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, apostasy, which is the renunciation of religious belief or political belief, is an offense in Saudi Arabia. बट इट इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया. तो अगर सऊदी अरेबिया एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट इंडिया में भेजता है फॉर द ऑफेंस ऑफ एपोस्टेसी, तो उस केस के अंदर इंडिया एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देगा. फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट द फ्यूजिटिव. अगर कोई प्राइमा फेसाई केस होता है, लग रहा होता है कि हाँ इस बंदे ने ऑफेंस किया है और उसके कोई आपके पास प्रूफ होते हैं, तभी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है. Otherwise, just on the basis of speculation, extradition request भेजी नहीं जा सकती. Fifth is principle of proportionality between the offense and the punishment. Well, the punishment for the offense should not be excessively high or inhumane. अगर कभी भी punishment बहुत ज़्यादा high होती है offense के हिसाब से, तो उस केस में extradition request को reject कर सकते हैं. For example, नॉर्थ कोरिया के अंदर theft, treason, डिस्क्लोजिंग ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या लीकिंग आउट सेंसर्ड इमेजेस, ये सारी ही ऑफेंसेस डेथ पेनल्टी से पनिश होते हैं. सो कैपिटल पनिशमेंट फॉर सच काइंड ऑफ ऑफेंसेस इज इनह्यूमेन. तो इन केसेस के अंदर एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकते हैं. सिक्स्थ पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ फेयर ट्रायल इन रिक्वेस्टिंग स्टेट पोस्ट सरेंडर. इट इज द राइट ऑफ रिक्वेस्टेड स्टेट टू एंश्योर दैट फ्यूजिटिव विल फेस फेयर ट्रायल एंड जस्टिस in requesting state after his extradition. इंडिया की काफी सारी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट सिर्फ इस बेसिस पे रिजेक्ट हुई है that human rights in India are being violated, human rights of prisoners, and also there is high number of custodial deaths and custodial torture. Well, last rule is rule of speciality. Wherever a fugitive is extradited for a particular offense, the requesting state can try him only for that offense for which he was extradited and none other. अगर किसी फ्यूजिटिव को किसी एक ऑफेंस के लिए एक्स्ट्राडाइट करा गया है तो सिर्फ उसे उसी ऑफेंस के लिए ट्राई कर सकते हैं और किसी ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं कर सकते. इसका एक बहुत ही फेमस केस लॉ है अबू सलीम अब्दुल कयूम अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011. सो बेसिकली दिस केस इज ऑल्सो नोन एज बॉम्बे ब्लास्ट केस नंबर 1. इस केस के अंदर अबू सलीम ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था एंड वो इंडिया से भाग गया था. लेटर इन 2002 ही वाज फाउंड इन लिस्बन. लिस्बन में पोर्चुगल पुलिस की कस्टडी में ही अबू सलीम था जब इंडिया ने 2002 के अंदर एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी थी पोर्चुगल में. पोर्चुगल एम्बेसडर ने टोटल 2 शर्तें रखी थी. पहला, फर्स्ट दैट ही शैल नॉट बी री एक्स्ट्राडाइटेड टू एनी अदर कंट्री. सेकेंड, that Abu Salim shall be tried only for those 8 offences which are being mentioned and none other. So basically इंडिया ने जब ये शर्तें मान ली थी 2005 में एक्स्ट्राडिशन हुआ था
and in 2011 he was sentenced for life imprisonment. Alright, so thank you so much for watching. अगर आपके कोई भी डाउट्स है वीडियो से रिलेटेड, do ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना, अगर आपको मेरी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स चाहिए, don't forget to press the bell icon. Thank you so much.